चैप्टर वीड प्रॉब्लम। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। वीड्स वो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं और न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट एंड स्पेस को compete करते हैं। इस वजह से क्रॉप यील्ड और क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। आइए वीड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जेथरो टूल ने सबसे पहले वीड टर्म यूज किया। वीड एक ऐसा प्लांट होता है जो वहाँ ग्रो करता है जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं होती। ये क्रॉप के साथ कंपटीशन करता है और प्रोडक्टिविटी कम करता है। आइए वीड की डेफिनेशन को देखते हैं। अनवांटेड प्लांट, जो क्रॉप फील्ड में नेचुरली ग्रो करे और यूजफुल ना हो। प्लांट आउट ऑफ प्लेस, जो किसी पार्टिकुलर लोकेशन पर ना चाहिए हो, जैसे ग्रास इन वीट फील्ड। नॉक्सियस एंड पॉइजनस प्लांट, जो ह्यूमन, लाइव स्टॉक या एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो। इंटरफेयर विथ ह्यूमन वेलफेयर, जो लैंड और वाटर रिसोर्सेज का बेस्ट यूज रोके। अब वीट का इम्पैक्ट को देखते हैं एग्रीकल्चर में। क्रॉप के ग्रोथ और यील्ड को कम करता है। न्यूट्रिएंट्स, वाटर और स्पेस को compete करता है। पेस्ट एंड डिजीज के कैरियर बनते हैं ये। हार्वेस्टिंग और फार्म मैनेजमेंट को डिफ़िकल्ट बनाता है। लाइव स्टॉक के लिए पॉइजनस हो सकता है, जैसे पार्थेनियम। अब बात करते हैं क्राइटेरिया टू डिफाइन ए वीड। एक प्लांट वीड होगा या नहीं, ये डिपेंड करता है प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिट। अगर प्लांट एक्सेसिवली ग्रो करता है, जल्दी स्प्रेड होता है और किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, तो वो वीड हो सकता है, जैसे कांग्रेस ग्रास, पार्थेनियम, लेंटेना। रिलेटिव पोजीशन, अगर एक प्लांट किसी स्पेसिफिक क्रॉप फील्ड में ग्रो हो रहा है जहां उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो वीड है, जैसे राइस फील्ड में ग्रोइंग वाइल्ड ग्रास। टाइम ऑफ अकरेंस, अगर एक प्लांट किसी पार्टिकुलर सीजन या स्टेज पर हार्मफुल हो, तो वो वीट कंसिडर्ड हो सकता है, जैसे वीट में फेलेरिस माइनर, जो अर्ली ग्रोथ स्टेज पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसका मतलब है हर प्लांट एक स्पेसिफिक कंडीशन में वीड बन सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वीड्स। वीड्स को ग्रोथ पैटर्न और लाइफ साइकिल के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल को देखते हैं। एनुअल वीड, एक साल में कंप्लीट लाइफ साइकिल करते हैं ये, जैसे चिनोपोडियम, जिसे भतुआ कहते हैं। एमेरेंथस, जिसे चौलिया कहते हैं। बाइनियल वीड 2 साल में लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं ये, जैसे कैरोट ग्रास, पार्थेनियम। पेरेनियल वीड्स हर साल रीग्रोथ होते हैं, जैसे साइप्रस रोटुंडस, जिसे मोथा कहते हैं। साइनोडोन डेक्टाइलोन, धूप ग्रास भी कहते हैं इसे। अब बेस्ड ऑन ग्रोथ हैबिट को देखते हैं। ग्रासी वीड्स नैरो लीव्स और मोनोकोट वीड्स होते हैं ये। एग्जाम्पल फेलेरिस माइनर, वीट फील्ड में मेजर वीड है ये। ब्रॉड लीव्स वाले डाइकोट वीड होते हैं ये, जैसे पार्थेनियम, जेंथियम। सेडजेज ट्रायंगुलर स्टेम्ड वीड मोस्टली वेटलैंड में मिलते हैं, जैसे साइप्रस रोटुंडस। अब कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट को देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट केमिकल प्लस मैकेनिकल प्लस कल्चरल कंट्रोल का मिक्स यूज करते हैं। हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंस मैनेजमेंट, वीड्स हर्बिसाइड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो रहे हैं, इसलिए अल्टरनेट हर्बिसाइड यूज करना जरूरी है। जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड वीड कंट्रोल, जीएम क्रॉप जैसे हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन वीड कंट्रोल में मदद कर रहे हैं। पार्थेनियम और अदर इन्वेजिव वीड्स के अगेंस्ट बाय कंट्रोल मेथड डेवलप किया गए हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स। वीड्स डिफरेंट कैटेगरी में क्लासीफाई किया जा सकता है, साइट, होस्ट डिपेंडेंसी और मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर। आइए समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ प्रीडोमिनेंस, वीट कहाँ ग्रो करते, इस बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट, ऑब्लिगेट वीड, सिर्फ ह्यूमन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के साथ ग्रो करते हैं, वाइल्ड में नहीं मिलते, जैसे चिनोपोडियम एल्बम, एंगलिस आर्वेंसिस।
फैकल्टेटिव वीड, ये वीड कल्टीवेटेड और वाइल्ड दोनों हैबिटेट में ग्रो करते हैं, जैसे आर्जिमोन मैक्सिकाना। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस ऑन होस्ट को देखते हैं। वीड्स जो होस्ट प्लांट के साथ पैरासिटिक रिलेशन में होते हैं, जैसे टोटल रूट पैरासाइट, होलो रूट पैरासाइट, ये वीड्स अपनी पूरी न्यूट्रिशन होस्ट के रूट से लेती है, जैसे ओरोबैंकी। ये तंबाकू और ब्रिंजल क्रॉप्स में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। टोटल स्टेम पैरासाइट्स, होलो स्टेम पैरासाइट्स, ये प्लांट होस्ट के स्टेम पर कंप्लीटली डिपेंड होते हैं, जैसे कस्क्यूटा। ये लेग्यूम्स और साइट्रस क्रॉप्स में मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सेमी रूट पैरासाइट्स, ये वीड्स होस्ट के रूट्स के कुछ न्यूट्रिशन लेते हैं बट खुद भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिगा। मोस्टली सोरगम और मेज क्रॉप को डैमेज करता है ये। सेमी स्टेम पैरासाइट, ये वीड्स होस्ट के स्टेम से पार्शियली न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे लोरेंथस। मैंगो और गावा ट्री पर मिलता है ये। अब ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स को देखते हैं। वीड्स की स्ट्रक्चर और प्लांट फैमिली के बेसिस पर क्लासिफिकेशन को देखते हैं। ग्रासेस, सिलेंड्रिकल और होलो स्टेम नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। लीव्स नोड से इमर्ज होती है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है इसमें। बिलोंग्स टू पोएसी फैमिली, जैसे इकाइनोक्लोआ क्लोना, सावन ग्रास इसे कहते हैं। फेलेरिस माइनर, कैनेरी ग्रास भी कहते हैं। ये वीट फील्ड में मेजर वीट हैं। सेड्ज, ट्रायंगुलर स्टेम, नो नोड्यूल्स, लॉन्ग इंटरनोड्स होते हैं। ओनली 3 लीव्स एट द टॉप, बिलोंग्स टू साइप्रेसिस फैमिली। पिथ प्रेजेंट इन द स्टेम, ब्रांचेस एब्सेंट होते हैं, जैसे साइप्रस रोटंडस, जिसे मोथा नटग्रास भी कहते हैं। अब ब्रॉड लीव वीड्स, डाइकोट वीड्स। ब्रॉड लीव्स अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं। सिलेंड्रिकल स्टेम, मोस्टली टैप रूट सिस्टम होती है। मोस्टली बिलोंग्स टू डाइकोट फैमिली, जैसे चिनोपोडियम एल्बम, जिसे भतवा भी कहते हैं। कैमेलिना, जिसे गोल्ड ऑफ प्लीजर भी कहते हैं। अब ICAR एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इन्वेजिव वीड जैसे पार्थेनियम और लेंटाना कैमरा को प्रायोरिटी कैटेगरीज में रखा है, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी और एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंट वीड की नई क्लासिफिकेशन डेवलप हो रही है, जिसमें राउंड अप रेजिस्टेंट एमारैंथस एंड फिलेरिस माइनर मेजर कंसर्न है। बायो कंट्रोल टेक्निक्स जैसे जाइगोग्रामा, बायोकोलोरेटा बीटल्स को पार्थेनियम कंट्रोल के लिए यूज किया जा रहा है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। फर्स्ट, खरीफ वीड्स, जून टू अक्टूबर। ये वीड्स मानसून सीजन में ग्रो करते हैं। खरीफ क्रॉप्स जैसे पेडी, मेज और सोयाबीन के फील्ड में पाए जाते हैं, जैसे एमारैंथस विरिडिस, जिसे जंगली चौलाई कहते हैं। कॉमन ब्रॉडलीव वीड होते हैं ये। बोयरहेविया डिफ्यूजा, विस खोपरा वीड भी कहते हैं इसे। मेडिसिनल प्लांट भी है, बट वीड फॉर्म में न्यूसेंस होता है। केसिया ओसिडेंटेलिस, कसौंदी वीड्स भी कहते हैं इसे। लेग्यूम्स फैमिली का वीड टॉक्सिक होता है ये। साइप्रस रोटंडस, जिसे मोथा कहते हैं, मोस्ट प्रोब्लेमेटिक सीड्स वीड्स है ये। यूफोर्बिया थाइमिलुया, जिसे छोटी दूधी भी कहते हैं, मिल्की से प्रोड्यूस करते हैं, हार्मफुल होता है ये। डाइजेरा आर्वेंसिस, जिसे लासवा भी कहते हैं, मोस्ट फील्ड में ग्रो करते हैं। दतुरा फेस्टुसा, हाईली टॉक्सिक वीड दतुरा फैमिली का है ये। अब रबी वीड्स को देखते हैं, नवंबर टू अप्रैल। ये वीड्स विंटर क्रॉप जैसे वीट, मस्टर्ड और ग्राम में ग्रो करते हैं, जैसे एनागेलिस आर्वेंसिस, जिसे कृष्णा नील भी कहते हैं। स्मॉल लिप्स वीट जो मस्टर्ड और वीट फील्ड में होता है ये। आर्जिमोन मैक्सिकाना, सत्यानाशी वीट भी कहते हैं इसे। पॉइजनस वीट होते हैं, वीट और मस्टर्ड में कॉमन है ये। कॉनवोल्वुलस आर्वेंसिस, जिसे हिरन खुरी भी कहते हैं।
क्लाइंबिंग वीड्स जो फील्ड को ओवरटेक कर लेती है। चिनोपोडियम एल्बम, जिसे भतुआ भी कहते हैं, ये एडिबल भी है बट वीट और मस्टर्ड फील्ड में वीट फॉर्म में न्यूसेंस होता है। कस्क्यूटा रेफ्लेक्सा, पैरासिटिक वीट जो होस्ट प्लांट पर डिपेंड करता है। एस्फोडेलस टेन्यूफोलियस, वन प्याजी भी कहते हैं इसे, वाइल्ड ओनियन टाइप वीट जो मोस्टली वीट एंड बार्ली क्रॉप में होता है। अब अदर क्लासिफिकेशंस को देख लेते हैं वीट का। फर्स्ट, रिलेटिव वीट, ऐसे वीट जो एक क्रॉप फील्ड में अनवांटेड प्लांट की तरह ग्रो करते हैं। जैसे राइस का अनवांटेड ग्रोथ वीट फील्ड में हो जाए तो वो एक रिलेटिव वीट बन जाता है। एब्सोल्यूट वीट, ऐसे वीट जो अपनी नेचर की वजह से हमेशा हार्मफुल होते हैं। जैसे साइपेरस रोटेंडस मोथा, हाईली कम्पिटिटिव और डिस्ट्रक्टिव वीट होते हैं। रोग, ऑफ टाइप क्रॉप वैरायटी, अगर किसी स्पेसिफिक क्रॉप के फील्ड में कोई अलग वैरायटी का प्लांट ग्रो हो जाए तो उसे रोग कहते हैं। जैसे वीट के फील्ड में किसी और वैरायटी का वीट या डिफरेंट जेनेटिक ट्रेड वाले प्लांट आ जाए तो वो रोग होगा। मिमिक्री वीट, ऐसे वीट जो देखने में क्रॉप की तरह लगते हैं, इस वजह से इन्हें पहचानना मुश्किल होता है। जैसे फेलेरिस माइनर वीट फील्ड में ग्रो करता है और वीट जैसे लगता है, इस वजह से फार्मर कंफ्यूज हो जाते हैं। वाइल्ड राइस पेटी फील्ड में ग्रो होता है बट इसके ग्रेन्स एडिबल राइस से डिफरेंट होता है। अब वॉलंटियर वीड्स, पिछले क्रॉप साइकिल से गिर गए सीड से जो अनवांटेड प्लांट ग्रो हो जाते हैं उन्हें वॉलंटियर वीड कहते हैं। जैसे मेज का कुछ सीड सॉइल में गिर जाए और अगले सीजन में अनवांटेड ग्रोथ हो तो वो वॉलंटियर वीड होगा। नॉक्सियस वीड, ऐसे वीड जो एक्सट्रीमली हार्मफुल होते हैं और गवर्नमेंट इन्हें लीगली कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाती है। जैसे पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, जिसे कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, हाईली एलर्जिक और टॉक्सिक रिपीटली स्प्रेड होता है ये। लेंटाना कैमरा नेटिव प्लांट को डिस्ट्रॉय करता है और बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट है ये। अब बात करते हैं क्रॉप वीड कंपटीशन के मेजर्स फैक्टर्स को देखते हैं। वीड और क्रॉप एक ही फील्ड में ग्रो करते हैं, इस वजह से दोनों के बीच ग्रोथ फैक्टर जैसे न्यूट्रिएंट्स, वाटर, लाइट, स्पेस, CO2 के लिए कंपटीशन होता है। जब वीट का पॉपुलेशन थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस कर जाता है तो क्रॉप ग्रोथ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आइए समझते हैं क्रॉप वीड कंपटीशन के मेजर फैक्टर्स को देखते हैं। फर्स्ट, न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन। वीड्स सॉइल से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि उनका रूट सिस्टम ज़्यादा एग्रेसिव होता है। वीड्स का न्यूट्रिएंट्स कंसंट्रेशन क्रॉप से ज़्यादा होता है जो क्रॉप यील्ड रिड्यूस कर देता है। जैसे इकाइनोक्लोआ स्पीशीज, जिसे बार्नयार्ड ग्रास भी कहते हैं, राइस के फील्ड में 60 to 90% नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से राइस प्लांट को कम नाइट्रोजन मिलता है। एलोपैथिक इफेक्ट, साइप्रस रोटेंडस, जिसे नट सीड्स भी कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स रिलीज करता है जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को एक्टिवेट करता है। इस वजह से सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट कम हो जाता है और क्रॉप का ग्रोथ इफेक्ट होता है। अब वाटर के लिए कंपटीशन को देखते हैं। वीड्स सॉइल से ज़्यादा वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं जो क्रॉप के लिए ड्रॉट लाइट कंडीशन क्रिएट कर सकता है। जैसे पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, जिसे कांग्रेस ग्रास कहते हैं, और साइप्रस रोटेंडस, जिसे नट सेल भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं जिस वजह से क्रॉप को रिक्वायर्ड मॉइस्चर नहीं मिलता। अब लाइट के लिए कंपटीशन को देखते हैं। वीट का लीफ एरिया इंडेक्स क्रॉप से ज़्यादा होता है जो सनलाइट को ब्लॉक कर सकता है। जैसे एमेरेंथस विरिडिस, जिसे जंगली चौलिया भी कहते हैं, हाई कैनोपी डेवलप करता है जो क्रॉप को शेड में डाल देता है। केसिया तोरा सनलाइट ब्लॉक करके वीट और मस्टर्ड क्रॉप का फोटोसिंथेसिस कम कर देता है। अब स्पेस और रूट कंपटीशन को देखते हैं। वीड्स और क्रॉप दोनों लिमिटेड सॉइल स्पेस और रूट जोन के लिए compete करते हैं। जैसे साइप्रस रोटेंडस, जिसे मोथा भी कहते हैं, ये ज़्यादा रूट्स डेंसिटी डेवलप
करता है जो वीट और पेडी के रूट सिस्टम को सप्रेस कर देता है। कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा दोधर पैरासिटिक वीट है जो होस्ट प्लांट से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कंपटीशन को देखते हैं। हाई डेंसिटी वीट क्रॉप्स के CO2 अपटेक को इफेक्ट कर सकता है, जैसे लेंटाना कैमरा और पार्थेनियम हाई CO2 यूटिलाइजेशन कैपेसिटी रखते हैं जो क्रॉप के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वाटर के लिए कंपटीशन। अनइरिगेटेड और ड्राईलैंड एरिया में सॉइल मॉइस्चर ऑलरेडी लिमिटेड होता है और वीड ज़्यादा रैपिडली सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वीड्स डीप सॉइल लेयर तक वाटर एक्सट्रैक्ट करने में कैपेबल होते हैं, जबकि क्रॉप्स का रूट सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता। वीड्स परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक सर्वाइव कर सकते हैं, जबकि क्रॉप्स वाटर स्ट्रेस की वजह से डैमेज हो जाता है, जैसे साइनोडोन डैक्टाइलन, जिसे दुबग्रास भी कहते हैं। इसका ट्रांसपीरेशन रेशियो 813 है, जबकि बाजरा का 450 और सोरगम का 430। मतलब साइनोडोन डैक्टाइलोन एक यूनिट बायोमास बनाने के लिए क्रॉप से ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है। एमेरंथस स्पेसीज डीप सॉइल से वाटर एक्सट्रैक्ट करके अपना लीफ टर्गर मेंटेन करता है, जबकि कॉटन प्लांट वाटर स्ट्रेस फेस करता है। इकोर्निया क्रेसिप्स वाटर हाइसिन जिसे कहते हैं 140 to 170% ज़्यादा वाटर ट्रांसपायर करता है ओपन वाटर सरफेस के कंपैरिजन में, जो इरिगेशन चैनल और पॉन्ड का वाटर लेवल कम कर देता है। अब कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। ट्रांसपीरेशन रेशियो वाटर की वो क्वांटिटी जो एक यूनिट बायोमास प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। हायर ट्रांसपीरेशन रेशियो का मतलब है मोर वाटर रिक्वायर्ड बाय प्लांट। जैसे वीड्स का ट्रांसपीरेशन रेशियो क्रॉप से ज़्यादा होता है, इसलिए वो वाटर रिसोर्सेस एग्जॉस्ट कर देता है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वो स्टेज जब सॉइल में इतना कम वाटर बचता है कि क्रॉप की विल्टिंग यानी कि मुरझाने का प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाता है। मोस्ट क्रॉप का परमानेंट विल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्स 15 ATM होता है, लेकिन वीड्स लो मॉइस्चर कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। अब वीड्स की हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के इम्पैक्ट को देखते हैं। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में क्रॉप ड्रॉट स्ट्रेस फेस करते हैं, लेकिन वीड्स एग्रेसिव वाटर अपटेक करके सर्वाइव कर लेते हैं। वीड्स का ट्रांसपीरेशन लॉस ज़्यादा होने से वाटर कंजर्वेशन एफर्ट फेल हो सकता है। क्रॉप को रिक्वायर्ड वाटर नहीं मिलता, जिस वजह से यील्ड लॉस होता है। अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इफेक्टिव वीड कंट्रोल इन ड्राईलैंड के लिए क्या करना चाहिए। टाइमली वीडिंग वीड को अर्ली स्टेज में रिमूव करना ताकि वो सॉइल मॉइस्चर एग्जॉस्ट ना करे। मल्चिंग ऑर्गेनिक मल्च जैसे स्ट्रॉ लीव्स या प्लास्टिक मल्च यूज करना ताकि सॉइल मॉइस्चर कंजर्व हो और वीड सप्रेस हो सके। इंटरक्रॉपिंग और कवर क्रॉप वीड्स का स्पेस और वाटर अवेलेबिलिटी कम करने के लिए हर्बिसाइड्स एप्लीकेशन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स का यूज जो क्रॉप्स को डैमेज ना करे। अब बात करते हैं लाइट के लिए कंपटीशन को देखते हैं। वीट का बायोमास प्रोड्यूस और कैनोपी स्ट्रक्चर क्रॉप को ओवरसेट करता है, जिससे क्रॉप को कम लाइट मिलता है। वीड्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन यानी कि PAR का मेजर पोर्शन एब्जॉर्ब कर लेता है, जो क्रॉप की फोटोसिंथेसिस रिड्यूस करता है। लाइट कंपटीशन का ज़्यादा इफेक्ट स्लो ग्रोविंग क्रॉप्स पे होता है, जैसे एमेरेंथस हाइब्रिडस ने मिड डे पर कॉटन क्रॉप के फोटोन फ्लक्स डेंसिटी को 90% तक रिड्यूस कर दिया। मतलब कॉटन के लीव्स तक सिर्फ 10% लाइट पहुंचती है। केलोसिया अर्जेंटिया और एमेरेंथस ब्रिडिस ग्राउंडनट की फोटोसिंथेसिस को डिस्टर्ब करते हैं और यील्ड रिड्यूस करते हैं। अब CO2 के लिए कंपटीशन को देखते हैं। वीड्स ज़्यादातर C4 प्लांट होते हैं जो हाई CO2 अपटेक कैपेसिटी रखते हैं और क्रॉप के आसपास के CO2 कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं। C4 वीड का CO2 फिक्सेशन रेट हाई होता है, जिस वजह से क्रॉप के लिए अवेलेबल CO2 की क्वांटिटी कम हो जाती है।
जैसे हाई वीड इन्फेस्टेशन होने पर CO2 डिफिशियंसी फेस करता है क्रॉप, जो फोटोसिंथेसिस और बायोमास प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। वीड्स की हाई CO2 एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उनका सर्वाइवल और कंपटीशन एबिलिटी बढ़ाती है। अब एलिलोपैथिक इफेक्ट, कुछ वीड्स ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जो क्रॉप्स की ग्रोथ को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। इस फिनोमेनन को एलिलोपैथिक इफेक्ट कहते हैं। एलिलोपैथिक वीड्स क्रॉप की सीड जर्मिनेशन, रूट ग्रोथ और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब करता है, जैसे एम्ब्रोसिया साइलोस्टेकाई के राइजोम एक्सट्रैक्ट वीड, ओट, टोमेटो और लूसर्न के जर्मिनेशन और ग्रोथ को रिड्यूस करता है। वाइल्ड ओट, जिसे एविना फतवा भी कहते हैं, वाइल्ड ओट के रूट एक्सुडेट्स वीट के सीडलिंग के लिए टॉक्सिक होते हैं। एब्यूटिलियन थियोफ्रेस्टिस का एक्सट्रैक्शन सोयाबीन के वाटर स्टेटस को कम करता है, जिससे स्टोमेटल क्लोजर और क्लोरोफिल ब्रेकडाउन होता है। सोरगम, हेलीपेंस और लेंटेना कैमरा के एलोपैथिक कंपाउंड क्रॉप की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी रिड्यूस करता है। अब बात करते हैं, कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, वो लाइट रेडिएशन जो प्लांट की फोटोसिंथेसिस के लिए यूजफुल होता है। वीड्स का टॉल कैनोपी क्रॉप से ज़्यादा PAR एब्जॉर्ब करता है, जिससे क्रॉप का फोटोसिंथेसिस रेट रिड्यूस होता है। C4 प्लांट, ऐसे प्लांट जो ज़्यादा इफिशिएंटली CO2 फिक्स करते हैं और हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे मेज, शुगर केन, एमेरेंथस, सोरगम। मोस्ट वीड्स C4 प्लांट होते हैं, इसलिए वो क्रॉप से CO2 के लिए ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं। एलिलोपैथिक, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक प्लांट यानी कि वीड्स ऐसे केमिकल रिलीज करता है जो दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। वीड्स का एलिलोपैथिक इम्पैक्ट क्रॉप की यील्ड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। तो इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। टाइमली वीडिंग, अर्ली स्टेज पे वीड्स रिमूव करना ताकि वो क्रॉप की लाइट और CO2 को कैप्चर ना कर सके। मल्चिंग, ऑर्गेनिक मल्च से वीड जर्मिनेशन को सप्रेस किया जा सकता है। कवर क्रॉप एंड इंटरक्रॉपिंग, वीड्स का स्पेस और रिसोर्सेज कम करने के लिए होता है ये। सेलेक्टिव हर्बिसाइड, जो एलिलोपैथिक वीड्स और एग्रेसिव कंपिटिटर को टारगेट करे। क्रॉप रोटेशन, वीड्स के ग्रोथ साइकिल को डिस्टर्ब करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं क्रिटिकल पीरियड फॉर क्रॉप वीट कंपटीशन। वीड्स क्रॉप से कंपटीशन करते हैं एसेंशियल रिसोर्सेज के लिए, जिसमें न्यूट्रिएंट्स, वाटर, लाइट और CO2 इंक्लूड है। वीड्स का इम्पैक्ट क्रॉप ग्रोथ के क्रिटिकल पीरियड पर डिपेंड करता है। आइए समझते हैं। क्रिटिकल पीरियड वो टाइम ड्यूरेशन होता है जब क्रॉप्स वीट के कंपटीशन में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। मोस्ट क्रॉप्स के लिए ये पीरियड 30 to 40 डेज होता है। अगर इस पीरियड में वीड्स कंट्रोल ना किया जाए तो यील्ड में 30 to 40% तक का लॉस हो सकता है। रैपिड ग्रोविंग क्रॉप्स का क्रिटिकल पीरियड छोटा होता है, जबकि स्लो ग्रोविंग क्रॉप्स का लंबा, जैसे सोरगम, मेज, सनफ्लावर, कॉफी। इनका फास्ट ग्रोविंग वीड्स को सप्रेस करता है, इसलिए इनका क्रिटिकल पीरियड शॉर्ट होता है। ड्वार्फ वैरायटी, छोटी हाइट होने की वजह से इनका क्रिटिकल पीरियड भी शॉर्ट होता है। टॉल ट्रेडिशनल वैरायटी, हाइट ज़्यादा होने की वजह से वीड्स के साथ लंबी कंपटीशन होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड्स को देखते हैं। वीड्स ऐसे प्लांट होते हैं जो रैपिडली ग्रो करते हैं, रिसोर्सेज को कैप्चर करते हैं और क्रॉप के ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। इनके कुछ खास फीचर्स हैं जो इन्हें डोमिनेंट बनाते हैं। आइए समझते हैं। थ्राइव्स इन एडवर्स कंडीशन, वीड्स एक्सट्रीम टेम्परेचर, ड्रॉट और पुअर सॉइल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे पार्थेनियम, हिस्टेरोफोरस, कांग्रेस ग्रास, बेरेन लैंड में भी एग्रेसिवली ग्रो करते हैं। स्प्रेड वेजिटेटिवली, वीड्स सिर्फ सीड से नहीं बल्कि रूट, राइजोम, स्टोलेन और ट्यूबर से भी स्प्रेड कर सकते हैं, जैसे साइनोडोन डेक्टाइलोन, जिसे दूबग्रास भी कहते हैं, ये स्टोलन और राइजोम से स्प्रेड होता है। साइप्रस रोटंडस, जिसे मोथा या नटसेड्स भी कहते हैं,
अंडरग्राउंड ट्यूबर से रिप्रोड्यूस करता है ये। अब एबल टू रिजनरेट लॉस प्लांट, अगर वीड्स का कोई पार्ट कट भी जाए तो वो रिजनरेट कर सकते हैं। जैसे लेंटाना कैमरा का स्टीम कट होने के बाद भी रिजनरेट होता है। कम्पीट्स विथ क्रॉप फॉर रिसोर्सेज, वीड्स क्रॉप से न्यूट्रिएंट्स, वाटर, लाइट और CO2 के लिए कम्पीट करते हैं। जैसे इकाइनोक्लोआक्रस गैलिस, जिसे बर्न यार्ड ग्रास भी कहते हैं, राइस के फील्ड में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके यील्ड रिड्यूस करता है ये। अब प्रोड्यूस इनॉर्मस नंबर ऑफ सीड्स, एक वीड प्लांट हजारों सीड प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे एमारंथस रिट्रोफ्लेक्सस, एक प्लांट 1,00,000 सीड तक प्रोड्यूस कर सकता है। सीड रिमेन विएबल फॉर ईयर्स, वीड सीड सॉइल में कई साल तक विएबल रहते हैं और फेवरेबल कंडीशन मिलते ही जर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे चिनोपोडियम एल्बम, जिसे बथुआ भी कहते हैं, इसके सीड्स 20 ईयर तक विएबल रह सकते हैं। ऑल सीड्स मैच्योर साइमल्टेनियसली, एक वीड्स प्लांट के सारे सीड एक साथ मैच्योर हो जाते हैं, जो उसकी रैपिड स्प्रेड में मदद करते हैं। जैसे फेलेरिस माइनर वीट फील्ड में एक साथ सीड डिस्पर्सल करता है। अब सम सीड हैव हेयरी अपेंडेजेस, कुछ वीड सीड्स के ऊपर हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं जो हवा के थ्रू डिस्पर्स होने में मदद करते हैं। जैसे इम्पेराटा स्लाइड्री का कॉन्गो ग्रास जिसे कहते हैं, इसके सीड के अपर फ्लफी हेयर्स होते हैं जो विंड डिस्पर्सल को इजी बनाते हैं। एलोपैथिक इफेक्ट ऑन क्रॉप्स, कुछ वीड्स ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जो क्रॉप्स के जर्मिनेशन और ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। जैसे सोरगम हेलिपेंस, जिसे जॉनसन्स ग्रास भी कहते हैं, एलोपैथिक कंपाउंड रिलीज करते हैं ये, जो एडजेसेंट क्रॉप के ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। प्रोड्यूस सीड्स इन फ्लसेस, वीड्स एक ही सीजन में मल्टीपल बार सीड प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे जेंथियम स्टूमेरियम, जिसे कॉक लेबुर भी कहते हैं, 2 फ्लसेस में सीड प्रोड्यूस करता है। सीड प्रोड्यूस थ्रू एपोमिक्सिस एंड स्पोर्स, कुछ वीड सीड को सेक्सुअली प्रोड्यूस के बिना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे टेरेक्जिकम ऑफिसिनेल, जिसे डैंडेलियन भी कहते हैं, एपोमिक्सिस से सीड प्रोड्यूस करता है। वीड सीड हैव डोरमेंसी, कुछ वीड सीड अनफेवरेबल कंडीशन में डोरमेंट रहते हैं और फेवरेबल कंडीशन मिलते ही जर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे साइप्रस रोटंडस के सीड सॉइल में डोरमेंट रहते हैं और मॉइस्चर मिलते ही जर्मिनेट हो जाते हैं। अब कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। क्रिटिकल पीरियड फॉर वीड कंडीशन, वो टाइम जब क्रॉप सबसे ज़्यादा वीड के इम्पैक्ट में होता है। अगर इस टाइम पे वीड्स कंट्रोल ना किया जाए तो क्रॉप इल्ड ड्रास्टिकली रिड्यूस हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वीड्स का सिर्फ सीड से नहीं बल्कि रूट, स्टेम, राइजोम या ट्यूबर से भी ग्रो होना होता है ये। सीड विएबिलिटी, वीड्स के साथ सॉइल में कितना टाइम तक जर्मिनेट की कैपेसिटी रखता है ये। अब बात करते हैं वीट के कंपटीशन को कंट्रोल करने के लिए तरीके को देखते हैं। वही टाइमली वीडिंग, क्रिटिकल पीरियड के अंदर मिनिमल वीडिंग का हर्बिसाइड एप्लीकेशन जरूरी है। मल्चिंग, ऑर्गेनिक मल्च से वीट का जर्मिनेशन सप्रेस होता है। हर्बिसाइड यूज, सेलेक्टिव और प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड्स से वीट कंट्रोल को किया जा सकता है। क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप ग्रो करने से वीड्स का लाइफ साइकिल डिस्टर्ब होता है। क्रॉप कवर, ग्राउंड कवर क्रॉप्स वीड्स को सप्रेस करने में मदद करता है। अब बात करते हैं वीड मल्टीप्लिकेशन एंड डिसेमिनेशन। वीड्स रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और अलग अलग मेथड से स्प्रेड होते हैं। ये हाई फेकंडिटी यानी कि ज़्यादा रिप्रोडक्शन कैपेसिटी रखते हैं, जो इन्हें क्रॉप के लिए डेंजरस कंपटीटर बनाता है। आइए समझते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वीड्स। वीड्स का मल्टीप्लिकेशन 3 मेजर तरीकों से होता है। फर्स्ट, सीड के थ्रू यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्ट वीड सीड बियरिंग प्लांट होते हैं जो एक सीजन में हजारों सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस,
जिसे कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, एक प्लांट 15,000 प्लस सीड तक प्रोड्यूस कर सकता है। एमेरेंथस रिट्रोफ्लेक्सस 1 लाख सीड तक प्रोड्यूस कर सकता है। अब प्रोपेग्यूल्स के थ्रू देखते हैं, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। वीड्स सिर्फ सीड से नहीं बल्कि वेजिटेटिव पार्ट से भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे राइजोम, ट्यूबर, स्टोलेन और बल्ब। जैसे साइनोलोन डेक्टाइलोन, जिसे धूप ग्रास भी कहते हैं, स्टोलोन और राइजोम से रीग्रो करता है। साइप्रस रोटंडस, जिसे मोथा या नट सेड्स भी कहते हैं, अंडरग्राउंड ट्यूबर के थ्रू मल्टीप्लाई होता है ये। अब सीड प्लस प्रोपेग्यूल्स दोनों के थ्रू होता है, देखते हैं। कुछ वीड्स दोनों मेथड्स का यूज करते हैं, सेक्सुअल और वेजिटेटिव, जैसे सोरगम हेलिपेंस, जिसे जॉनसन्स ग्रास भी कहते हैं। सीड के अलावा राइजोम से भी ग्रो होता है ये। अब डिसेमिनेशन ऑफ वीड्स को देखते हैं, यानी कि स्प्रेड करने के तरीके को देखते हैं। वीड्स का स्प्रेड कई नेचुरल और आर्टिफिशियल तरीकों से होता है, चलिए समझते हैं। फर्स्ट, लोकल स्प्रेड, मदर प्लांट के पास ही गिरना। कुछ वीड्स के सीड प्लांट के नीचे ही गिरते हैं और वहीं ग्रो करते हैं, जैसे चिनोपोडियम एल्बम, जिसे बथुआ भी कहते हैं। सीड डिस्पर्सल के बिना प्लांट के नीचे ही ग्रो करता है। शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, वीड्स हवा, पानी या एनिमल के थ्रू दूर तक पहुंच सकता है, जैसे जेंथियम स्टूमेरियम, जिसे कॉकलेबर भी कहते हैं। इसका सीड एनिमल के साथ चिपक के दूर तक जाता है। एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ ट्रेवल भी करता है, जैसे वीड्स की सीड क्रॉप सीड के साथ मिल जाती है और नए एरिया में स्प्रेड हो जाती है, जैसे फिलेरिस माइनर वीड सीड के साथ कॉन्टामिनेट होके नए एरिया में पहुंचता है। अब वीड डिसेमिनेशन के मेजर एजेंसीज को देखते हैं। वीड्स डिफरेंट नेचुरल और ह्यूमन मेड एजेंट से स्प्रेड होता है, जैसे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, यानी कि सीड एडेप्टेशन। कुछ वीड्स की सीड ऐसे मॉडिफाई होती है कि वो हवा, पानी या एनिमल के साथ इजीली ट्रेवल कर सके, जैसे जेंथियम स्टूमेरियम के सीड पर हुक होते हैं जो एनिमल के साथ चिपक जाते हैं। अब फॉरेन इंट्रोडक्शन, जिसे इम्पोर्टेड वीड कहते हैं। कई इन्वेजिव वीड दूसरे कंट्री से एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस हो जाती है, जैसे सोरगम हेलिपेंस, जिसे जॉनसन्स ग्रास भी कहते हैं। ओरिजिनली अफ्रीका से आया लेकिन अब ग्लोबली स्प्रेड हो चुका है। क्रॉप सीड कॉन्टामिनेशन, वीड्स काफ़ी बार क्रॉप सीड के साथ मिक्स हो जाता है और नए फील्ड में चले जाता है, जैसे फ्लेरिस माइनर वीट सीड के साथ मिल जाता है। थ्रेसिंग एंड कल्टीवेशन मशीन, फार्म मशीनरीज के यूज से वीट के राइजोम्स और ट्यूबर फील्ड में स्प्रेड हो जाते हैं, जैसे साइनोलोन डेक्टाइलोन का राइजोम ट्रैक्टर और कल्टीवेटर के साथ स्प्रेड होता है। मैन्यूरिंग विथ फार्म यार्ड मैन्यूर एंड कंपोस्ट, अगर कंपोस्ट या कॉ डंक में वीड्स के विएबल सीड हो तो नए फील्ड में ग्रो हो जाते हैं, जैसे चिनोपोडियम एल्बम FYM के थ्रू नए फील्ड में स्प्रेड हो सकता है। विंड डिसेमिनेशन, वीड्स के लाइट वेट सीड हवा में ट्रेवल करके नए जगह ग्रो कर सकते हैं, जैसे सर्सियम आर्वेंस, कनाडा सिस्टल भी कहते हैं। इसके सीड विंड डिस्पर्सल से दूर तक पहुंच जाता है। वाटर डिसेमिनेशन, इरिगेशन वाटर और रेनफॉल के थ्रू वीड्स के सीड नए एरिया में पहुंच जाते हैं, जैसे इकोर्निया क्रेसिप्स, वाटर हाइसिन जिसे कहते हैं, पानी के साथ फ्लोट करके नए वाटर बॉडीज में चला जाता है। एनिमल डिसेमिनेशन, कुछ वीड्स एनिमल के फर या डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू स्प्रेड होते हैं, जैसे जेंथियम स्टूमेरियम के सीड एनिमल के फर में चिपक के ट्रेवल करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन्स एक्सीडेंटली या इंटेंशनल वीड को नए एरिया में इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे फ्लेरिस माइनर क्रॉप हार्वेस्टिंग और सीड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू नए फील्ड में पहुंचता है। अब कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। फेकंडिटी, वीड की एबिलिटी रेपिडली रिप्रोड्यूस करने की होती है ये। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वीड्स का सीड के थ्रू मल्टीप्लाई होना। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, वीड्स का रूट राइजोम स्टोलेन या ट्यूबर से मल्टीप्लाई होना। डिसेमिनेशन, वीड का स्प्रेड होना अलग अलग तरीके से। विंड डिस्पर्सल, हवा के साथ
वीड्स के लाइट वेट सीड का ट्रेवल करना। इम्प्योरिटी इन क्रॉप सीड्स, वीड्स का क्रॉप सीड्स के साथ मिलकर नए फील्ड में जाना। अब बात करते हैं वीट कंट्रोल। वीट कंट्रोल का मतलब है वीट का स्प्रेड और ग्रोथ को रोकने का इलिमिनेट करना ताकि क्रॉप की ईल्ड सेफ रहे। इसके दो मेजर अप्रोचेज हैं। फर्स्ट, प्रिवेंटिव मेथड, वीड्स के जर्मिनेशन से पहले ही उनका स्प्रेड हो जाए। क्यूरेटिव मेथड्स, अगर वीड्स ग्रो हो जाए तो उनको कंट्रोल या इरेडिकेट किया जाए। चलिए समझते हैं इरेडिकेशन एंड कंट्रोल। इरेडिकेशन, वीड्स को कम्प्लीटली रिमूव करना और फ्यूचर में दोबारा ग्रो होने से रोकना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। कंट्रोल, वीट का पॉपुलेशन और इम्पैक्ट मिनिमाइज करना लेकिन कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं करना, ये प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। प्रिवेंटिव मेथड्स को देखते हैं, यानी कि वीड्स को पहले से ही रोकना। जैसे प्रिवेंटिव कंट्रोल का मोटिव वीड्स का इन्फेस्टेशन होने से पहले ही उसको रोकना होता है। इसके दो मेजर डायमेंशंस है। फर्स्ट, टाइम बेस्ड प्रिवेंशन, वीड जर्मिनेशन होने से पहले ही कंट्रोल मेथड अप्लाई करना। स्पेस बेस्ड प्रिवेंशन, वीड्स का नए एरिया में स्प्रेड होने से रोकना। अब प्रिवेंटिव मेथड्स के इंपॉर्टेंट मेजर्स को देखते हैं। फर्स्ट, क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, अगर क्रॉप हेल्दी ग्रो करती है तो वीड्स को सर्वाइवल का चांस नहीं मिलता। इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस ये है कि वीगर और फास्ट ग्रोविंग क्रॉप वैरायटी का यूज करना, जैसे सोरगम और मेज रैपिड ग्रो करते हैं जो वीड्स को सप्रेस करते हैं। फर्टिलाइजर का प्रॉपर प्लेसमेंट, बैंड प्लेसमेंट वीट के लिए न्यूट्रिएंट्स कम अवेलेबल करता है। बेटर इरिगेशन प्रैक्टिसेस, ड्रिप इरिगेशन वीट को पानी मिलने से रोकता है। प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, लेग्यूम्स और सीरियल्स का क्रॉप रोटेशन वीट का लाइफ साइकिल ब्रेक करता है। हायर प्लांट पॉपुलेशन, डेंस क्रॉप वीड्स को सनलाइट नहीं लेने देता। वीट सीड प्रोडक्शन को रोकना, वीट सीड को नॉन क्रॉप एरिया पर भी कंट्रोल करना जरूरी है। अब वीट फ्री क्रॉप सीड का यूज को देखते हैं। कॉन्टामिनेटेड क्रॉप सीड वीड्स को नए फील्ड में स्प्रेड करने के मेजर रीजन्स होते हैं। आइए बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हैं। क्लियरिंग और टेस्टिंग, सर्टिफाइड और टेस्टेड सीड का यूज करना। सीड सेपरेशन टेक्निक्स, ग्रेविटी सेपरेटर या सीड क्लीनिंग मशीन्स का यूज करना। क्लीन एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, प्लॉग, हार्वेस्टर और अदर टूल्स का क्लीन रखना। वीट फ्री FYM और कंपोस्ट का यूज, पार्शली डिकम्पोज मेन्यूर में वीड्स के विएबल सीड होते हैं जो नए एरिया में स्प्रेड हो सकते हैं। वीट प्रोपेग्यूल्स का ट्रांसपोर्ट रोकना, हार्वेस्टिंग और ट्रांसपोर्टेशन के वक्त ध्यान रखना कि वीड्स नए फील्ड में ना जाए। अब सीड सर्टिफिकेशन को देखते हैं। सर्टिफाइड सीड का यूज करना जो वीड फ्री होते हैं, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और नेशनल सीड कॉरपोरेशन द्वारा सर्टिफाइड सीड का यूज करना चाहिए। वीड लॉ इन इंडिया में स्पेसिफिक नेशनल लेवल वीड लॉ अभी तक नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट में कुछ इन्वेजिव वीड्स के खिलाफ रेगुलेशंस बनाए गए हैं। जैसे कर्नाटका पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, जिसे कांग्रेस ग्रास कहते हैं, इसको नॉक्सियस वीड डिक्लेयर किया गया है। तमिलनाडु में प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, सिमाई क्रूवेलम भी कहते हैं इसको हार्मफुल इन्वेजिव स्पेसीज डिक्लेयर किया गया है। पंजाब एंड हरियाणा में वीड सीड कंटामिनेशन के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट सीड लॉ है। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की। प्रिवेंटिव मेथड, वीड्स को पहले ही कंट्रोल करना ताकि वो फील्ड में ग्रो ना हो। क्यूरेटिव मेथड, अगर वीड ग्रो हो जाए तो उनको कंट्रोल करना या रिमूव करना। इरेडिकेशन, वीड्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना। अब बात करते हैं क्यूरेटिव वीड कंट्रोल मेथड्स को देखते हैं डिटेल में। क्यूरेटिव या रेमेडियल वीड कंट्रोल का मोटिव ये होता है कि अगर वीड्स ग्रो हो जाए तो उनको हटाया या कंट्रोल किया जाए। क्यूरेटिव मेथड दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट, इरेडिकेशन मेथड, वीड को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना। कंट्रोल मेथड, वीड का स्प्रेड और डैमेज कम करना। आइए इरेडिकेशन मेथड को देखते हैं, यानी कि पूरी तरह से वीड को ख़त्म करना। वीड्स को अर्ली ग्रोथ स्टेज पर डिस्ट्रॉय करना ताकि वो रीजनरेट ना कर सके।
बरीड डोरमेंट वीट सीड जो सॉइल में छुपे रहते हैं को डिग्रेड करना। इंपॉर्टेंट टेक्निक्स को देख लेते हैं। अर्ली स्टेज रिमूवल, जल्दी से वीट को इंट्रोड्यूस करने से पहले जल्दी से वीट को इंट्रोड्यूस होने के टाइम पर ही एलिमिनेट करना। सॉइल फ्यूमिगेशन, सॉइल में केमिकल या गैसेस का यूज करके डोरमेंट वीट सीड को डिस्ट्रॉय करना। फ्लडिंग, वीड्स को पानी में डुबाकर ऑक्सीजन की कमी से उनका सर्वाइवल इम्पॉसिबल बनाना। हीटिंग यानी कि सोलराइजेशन, प्लास्टिक शीट से सॉइल को कवर करके सनलाइट से हीट जनरेट करना जो वीड्स के सीड को डिस्ट्रॉय करती है। अब जैसे राइस फील्ड में कंट्रोल फ्लडिंग इकाइनोक्लोआ और साइप्रस जैसे वीड्स को एलिमिनेट करता है। अब कंट्रोल मेथड्स को देखते हैं, यानी कि वीट का इम्पैक्ट कम करना इसमें होता है। कंट्रोल मेथड 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड है। कल्चरल मेथड, मैकेनिकल फिजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड और केमिकल मेथड। चलिए समझते हैं। कल्चरल मेथड, जिसमें फार्मिंग प्रैक्टिसेस से वीट का कंट्रोल होता है। अगर फार्मिंग प्रैक्टिसेस सही हो तो वीट्स को नेचुरली सप्रेस किया जा सकता है। इसमें बेस्ट टेक्निक्स है जैसे क्रॉप रोटेशन, एक ही क्रॉप बार बार ग्रो करने से स्पेसिफिक वीड्स का ग्रोथ होता है। क्रॉप रोटेशन वीड्स का लाइफ साइकिल तोड़ता है, जैसे राइस वीट रोटेशन से फिलेरिस माइनर और इकाइनोक्लोआ का ग्रोथ कंट्रोल होता है। कॉम्पिटिटिव क्रॉपिंग, ऐसे क्रॉप्स उगाना जो जल्दी ग्रो करे और वीड्स को प्रेशर में डाल दे, जैसे मेज और सनफ्लावर जल्दी ग्रो होते हैं और वीड्स को लाइट नहीं मिलते। स्टेल सीडबेड टेक्निक्स, वीड्स को डेलिबरेटली जर्मिनेट करने दिया जाए, फिर उनको रिमूव कर दिया जाता है ताकि क्रॉप सोविंग के बाद नए वीड्स न आए। जैसे पेडी और वीट में ये मेथड इफ़ेक्टिव है। मल्चिंग, सॉइल सरफेस को ऑर्गेनिक या प्लास्टिक मल से कवर करना ताकि वीड्स को सनलाइट और मॉइस्चर ना मिले। जैसे स्ट्रॉ मल से टोमेटो और पोटैटो में वीड ग्रोथ कम होता है। क्लीन कल्टीवेशन, फील्ड को प्रॉपर मेंटेन करना और वीट को पहले से ही कंट्रोल करना। अब बात करते हैं मैकेनिकल या फिजिकल मेथड, जिसमें डायरेक्ट रिमूवल टेक्निक यूज करते हैं। वीड्स को मैनुअली या मशीन से रिमूव करना। इसमें बेस्ट टेक्निक्स हैं जैसे हैंड वेडिंग, 2 से 4 बार हैंड वेडिंग मोस्ट क्रॉप के लिए ज़रूरी होती है। जैसे पेडी और वीट में 15 से 20 दिन के गैप पर हैंड वेडिंग इफेक्टिव होती है। टीलेज एंड होइंग, प्लॉगिंग या टीलेज से सॉइल में वीड्स का डिस्ट्रक्शंस होता है। मोविंग एंड बर्निंग, ग्रासी और टॉप वीट के लिए मोविंग और बर्निंग यूज होती है। फ्लडिंग, लोलैंड राइस में वीड्स को पानी में डुबाकर कंट्रोल किया जाता है। ड्रेडिंग एंड चैनिंग, फ्लडिंग एक्वाटिक वीट को रिमूव करने के लिए चैन और मैकेनिकल ड्रेडिंग का यूज होता है। जैसे वाटर हाइसेंस कंट्रोल में ये मेथड इफेक्टिव है। अब देखते हैं बायोलॉजिकल मेथड, यानी कि नेचुरल एनिमीज से वीट को कंट्रोल करना। वीड्स का कंट्रोल नेचुरल ऑर्गेनिज्म से किया जाता है। इसमें टेक्निक्स हैं जैसे इंसेक्ट या फंगाई का यूज। कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम, ये एक इंसेक्ट है, ओपनसिया कैक्टस वीड को कंट्रोल करता है। पक्सिनिया कॉन्ड्रोलिना, जो कि फंगस है, स्केलेटन वीड को डिस्ट्रॉय करता है। ग्रेजिंग एनिमल का यूज, गोट और सीप पार्थेनियम और लेंटरा जैसे वीड्स को कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं केमिकल मेथड, जिसमें हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं। हर्बिसाइड्स का कंट्रोल यूज से वीड्स को एलिमिनेट किया जा सकता है। इसमें टेक्निक्स हैं जैसे प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, क्रॉप्स के उगने से पहले अप्लाई किया जाता है ताकि वीड्स जर्मिनेट ना कर सके। जैसे पेंडिमेथेलिन वीट एंड राइस में यूज होता है। पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड, वीड्स उगने के बाद अप्लाई किया जाता है। जैसे 2,4-D ब्रोडेड वीड्स के लिए और ग्लाइफोसेट नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स हैं। सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स सिर्फ वीड्स को टारगेट करता है, क्रॉप को डैमेज नहीं करता। जैसे एट्राजाइन मेज में यूज होता है। ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स सभी प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए खाली फील्ड में
या नॉन क्रॉप एरिया में यूज होता है, जैसे पैराक्वेट, ग्लाइफोसेट। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल। बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल एक नेचुरल मेथड है जिसमें इंसेक्ट, फंगाई, ग्रेजिंग एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके वीड्स को कंट्रोल किया जाता है। इस मेथड का मेजर एडवांटेज ये है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और केमिकल हर्बिसाइड्स की तरह सॉइल और वाटर पोल्यूशन नहीं करता। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये स्लो प्रोसेस होता है और हर वीड पर इक्वली इफेक्टिव नहीं होता। चलिए समझते हैं बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल। फर्स्ट, क्रॉपिंग एंड कंपटीशन। क्रॉप को इस तरह से ग्रो करना जो नेचुरली वीड्स के ग्रोथ को सप्रेस करे, जैसे डेंसली प्लांटेड क्रॉप जैसे कॉफी और सोरगम जल्दी ग्रो करते हैं और वीड्स को लाइट और न्यूट्रिएंट्स कम्पीट करने नहीं देते। पैरासाइट्स, प्रेडेटर एंड पैथोजन का यूज। बायोलॉजिकल एजेंट जैसे इंसेक्ट, फंगाई, बैक्टीरिया और ग्रेजिंग एनिमल वीड्स को अटैक करके कंट्रोल करते हैं, लेकिन इनको रिलीज करने से पहले स्टार्वेशन टेस्ट होता है ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये एजेंट किसी यूजफुल क्रॉप या नेटिव स्पेसीज को डैमेज नहीं करेगा। इंसेक्ट से वीड कंट्रोल को देखते हैं। लेंटाना कैमरा कंट्रोल को देखते हैं। 1920s में इंसेक्ट बेस्ड वीड कंट्रोल का पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था लेंटाना कैमरा के लिए। ऑस्ट्रेलिया में ऑक्टोटोमा स्केब्री पेनिस और यूरोप्लेटा गिरार्डी नाम के बीटल से लेंटाना कैमरा कंट्रोल किया गया। इंडिया में 1975 में नैनीताल के साइंटिस्ट चंद्रशेखर लोभमी ने एक बग डिस्कवर किया जो लेंटाना के फ्लावरिंग को डिस्ट्रॉय करता है। अब प्रिकली पेयर ओपेंशिया को कंट्रोल कैसे करते देखते हैं। अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया में कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम नाम के इंसेक्ट से ओपेंशिया को कंट्रोल किया गया। इंडिया में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में डेक्टाइलोपियस इंडिकस और डेक्टाइलोपियस टोमेस्टोसस का यूज किया गया। पार्थेनियम जिसे कांग्रेस वीट कहते हैं, इसके कंट्रोल को देखते हैं। 1983 में IIHR बेंगलोर ने मेक्सिको से एक बीटल्स जैगोग्रामा बाइकोलराटा को इंपोर्ट किया जो पार्थेनियम को डिस्ट्रॉय करता है। एलिगेटर वीड्स कंट्रोल को देखते हैं। एगेसिकल्स हाइग्रोफिला नाम का इंसेक्ट इस वीड को कंट्रोल करता है। अब फंगाई से वीड कंट्रोल को देखते हैं। फंगी वीड्स को डिजीज स्प्रेड करके कंट्रोल करते हैं। वाटर हाइसिंथ कंट्रोल को देखते हैं। राइजोक्टोनिया ब्लाइट और अल्टरनेरिया इकायरोनिया फंगाई से वाटर हाइसिंथ कंट्रोल होता है। वाटर हाइसिंथ को पहली बार 1896 में ब्राज़ील से इंडिया में ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में लाया गया था, लेकिन ये एक मेजर वीड बन गया। ओपेंशिया कंट्रोल यानी कि प्रिकली पियर कंट्रोल को देखते हैं। फ्यूजेरियम फंगस ओपेंशिया वीड को डिस्ट्रॉय करता है। अब ग्रेजिंग एनिमल से वीड कंट्रोल को देखते हैं। वीड का नेचुरल कंट्रोल ग्रेजिंग एनिमल से भी हो सकता है, जैसे गोट एंड शिप। लेंटाना एंड पार्थेनियम जैसे टॉक्सिक वीड्स को गोट और शिप ग्रेज करके कंट्रोल करते हैं। डक्स फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड्स को डक खाकर कंट्रोल करते हैं। पीक अंडरग्राउंड वीड्स जैसे साइप्रस रोटेंडस को पीक खोद कर खा जाते हैं। अब लिमिटेशंस ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल को देखते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल हर सिचुएशन में इफेक्टिव नहीं होता, जैसे वीड्स का हाईली स्पेशलाइज्ड होना जरूरी है। बायोलॉजिकल कंट्रोल तभी काम करेगा जब टारगेट वीड किसी स्पेसिफिक इंसेक्ट या फंगस से नेचुरल कंट्रोल हो सके। न्यू एनवायरनमेंट में सर्वाइवल इशू होता है। अगर कोई बायोलॉजिकल एजेंट किसी और कंट्री से इंट्रोड्यूस किया जाए तो ये ज़रूरी नहीं कि वो नए एनवायरनमेंट में सर्वाइव करे। स्लो प्रोसेस बायोलॉजिकल कंट्रोल में रिजल्ट धीरे आता है, इसलिए इमरजेंसी वीड कंट्रोल के लिए ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। नॉन टारगेट डैमेज रिस्क अगर इंसेक्ट या फंगस किसी और यूजफुल प्लांट को भी डैमेज करे
तो बायोलॉजिकल कंट्रोल डेंजरस हो सकता है। एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च, नए बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट को डेवलप करना और टेस्ट करना काफ़ी महंगा और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब बात करते हैं केमिकल वीड कंट्रोल। केमिकल वीड कंट्रोल एक मेथड है जिसमें हर्बिसाइड्स यानी कि केमिकल वीड किलर का यूज करके अनवांटेड वीड को डिस्ट्रॉय किया जाता है। फास्ट एंड इफेक्टिव मेथड होता है, लेबर कॉस्ट कम होता है, लेकिन इन्वायरमेंट पोल्यूशन का रिस्क होता है। चलिए पहले समझते हैं हिस्ट्री ऑफ हर्बिसाइड्स यूज इन इंडिया। 1937 इंडिया में पहली बार पंजाब में सोडियम आर्सेनाइड का यूज कार्थेमस ऑक्सीकेंथा यानी कि वाइल्ड सेफ्लावर कंट्रोल करने के लिए किया गया। 1944 यूएसए में मार्थ एंड मिचेल ने 2,4-D हर्बिसाइड्स इंट्रोड्यूस किया। 1946 इंडिया में 2,4-D का पहला टेस्ट किया गया। पैराक्वेट हर्बिसाइड्स का यूज इंडिया में टी प्लांटेशन में किया गया, जो केमिकल वीड कंट्रोल का इम्पोर्टेंट स्टेप था। टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन में सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड्स का यूज होता है क्योंकि यहाँ मैनुअल वीडिंग मुश्किल होता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स यानी कि टाइप्स ऑफ वीड किलर। हर्बिसाइड्स को केमिकल कंपोजिशन और एक्शन के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर हर्बिसाइड्स के टाइप्स को देखते हैं। इनऑर्गेनिक हर्बिसाइड्स यानी कि पुराने केमिकल अब कम यूज होते हैं ये, जैसे सोडियम आर्सेनाइड, सोडियम क्लोरेट, बोरेक्स, कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ऑर्गेनिक हर्बिसाइड्स जो कि मॉडरेट केमिकल ज़्यादा यूज होते हैं अब, जैसे एलिफेटिक हर्बिसाइड, डेलेपॉन, टीसीए, एक्रोलिन, मेनली पेरिनियल ग्रासेस को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। एमाइड एंड एसिटाएमाइड, ब्यूटाक्लोर, एलेक्लोर, प्रोपेक्लोर, प्रोपेनिल राइस और वीट में प्री इमरजेंस वीड कंट्रोल के लिए यूज होता है। बेंजोइक एसिड हर्बिसाइड्स, डाइकम्बा क्लोरेम्बेन, ब्रॉड लीफ वीड और हुडी प्लांट को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। बाइपैरिडाइलियम हर्बिसाइड्स, पैराक्वेट, डाइक्वेट कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड हैं जो फास्ट एक्शन करते हैं और पेरिनियल वीड को कंट्रोल करते हैं। कार्बेमेट हर्बिसाइड, प्रोफम बार्बन, मेनली सिलेक्टिव वीड कंट्रोल में यूज होता है, जैसे वीट और बार्ली में। थायोकार्बोमेट्स, ब्यूटाइलेट थायोबेंकाप, राइस और सोयाबीन में ग्रास कंट्रोल के लिए यूज होता है। डायथायोकार्बेमेट्स, मिथाम CDEC, सॉइल फ्यूमिगेंट्स के रूप में यूज होता है ताकि सॉइल बोर्न वीड्स और पैथोजन डिस्ट्रॉय हो सके। नाइट्राइल हर्बिसाइड्स, ब्रोमोजाइनिल डाइक्लोरोबेनिल, सिलेक्टिव ब्रॉड लीफ वीड कंट्रोल के लिए यूज होता है। डाइनाइट्रो एनिलीन हर्बिसाइड्स, पेंडिमेथिलिन, ट्राइफ्लुरेरिन, फ्लूक्लोरेलिन, बेसिलिन, सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड्स हैं जो ग्रास और ब्रॉड लीफ वीड को कंट्रोल करते हैं। फिनोल हर्बिसाइड्स, डाइनोजेब, DNOC, PCB, नॉन सिलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स है जो रैपिड एक्शन करते हैं। फिनोसी हर्बिसाइड्स, 2,4-D MCPA डाइक्लोरोप्रोप, ब्रॉड लीव्ड वीड्स को कंट्रोल करने के लिए मोस्ट कॉमनली यूज हर्बिसाइड्स हैं। ट्राइजीन हर्बिसाइड्स, एट्राजीन, सेमाजाइन, प्रोपेजीन, मेज और शुगरकेन में सॉइल अप्लाइड वीट कंट्रोल के लिए होता है। यूरिया हर्बिसाइड, डायूरोन, मोनुरोन, आइसोप्रोटूरोन, वीट और शुगरकेन में यूज होता है लेकिन रेजिस्टेंट काफ़ी बढ़ गया है। यूरासिल हर्बिसाइड्स, ब्रोमेसिल, टर्बिसिल, नॉन सिलेक्टिव सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड्स है, मेनली इंडस्ट्रियल एरिया में यूज होता है। डाइफिनाइल ईथर हर्बिसाइड्स, नाइट्रोफेन, टॉक 25, सिलेक्टिव ब्रॉड लीफ वीट कंट्रोल के लिए यूज होता है। अदर हर्बिसाइड्स जैसे पाइक्लोरेम, पायरेजोन स्पेशल वीड्स के लिए यूज होते हैं, जैसे ब्रश वीड और डीप रूटेड वीड्स के लिए। अब बात करते हैं
हर्बिसाइड्स की सिलेक्टिविटी और एप्लीकेशन टाइमिंग को देखते हैं। हर्बिसाइड्स को कैसे काम करते हैं और कब अप्लाई किया जाता है, इसके बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। ये क्लासिफिकेशन टारगेट वीट, मूवमेंट मैकेनिज्म और एप्लीकेशन टाइम पर डिपेंड करता है। चलिए समझते हैं। सिलेक्टिव के बेसिस पर हर्बिसाइड्स के टाइप को देखते हैं। सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स सिर्फ टारगेट वीट को डिस्ट्रॉय करता है, क्रॉप को नहीं नुकसान पहुंचाता, जैसे सिमाजाइन, एट्राजाइन, 2,4-D, MCPA, ब्यूटाक्लोर, पेंडिमेथिलिन, फ्लूक्लोरेलिन, आइसोप्रोट्यूरेन। अब नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड सभी तरह के प्लांट्स, उसमें वीड्स भी आते हैं, क्रॉप्स भी आते हैं, को डिस्ट्रॉय करता है, जैसे पेरेक्वेट, डाइक्वेट, ग्लाइफोसेट। तो कुछ हर्बिसाइड डोज के बेसिस पर सेलेक्टिव या नॉन सेलेक्टिव हो सकते हैं। कम डोज में सेलेक्टिव होती है, जबकि हाई डोज पे सभी प्लांट डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अब ट्रांसलोकेशन के बेसिस पर हर्बिसाइड्स के टाइप्स को देखते हैं। सिस्टमेटिक हर्बिसाइड्स प्लांट के अंदर इंटर होके जाइलम या फ्लोएम के थ्रू सर्कुलेट होते हैं। ये वीड्स के रूट्स, लीव्स और स्टिम तक इफेक्ट पहुंचाता है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को डिस्टर्ब करता है, जैसे 2,4-D, एट्राजाइन, सिमाजाइन, प्रोपेनिल, ग्लाइफोसेट। कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड सिर्फ उस पार्ट को डिस्ट्रॉय करता है जिसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। रैपिड एक्शन करता है, लेकिन प्लांट के अंदर सर्कुलेट नहीं होता, जैसे पेरेक्वेट टर्फ ग्रास और नॉन क्रॉप एरिया में क्विक वीड कंट्रोल के लिए यूज होता है। डाइक्वेट एक्वाटिक वीड्स कंट्रोल के लिए यूज होता है। अब एप्लीकेशन टाइमिंग के बेसिस पर हर्बिसाइड्स के टाइप को देखते हैं। प्री प्लांट हर्बिसाइड्स क्रॉप लगाने से पहले सॉइल में अप्लाई किया जाता है ताकि वीड सीड जर्मिनेट ना कर सके, जैसे फ्लूक्लोरेलिन सोयाबीन और ग्राउंडनट के फील्ड में यूज होता है वीड कंट्रोल करने के लिए। एलेक्लोर मेज और पेडी फील्ड में प्री प्लांट एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। अब प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड वीड्स के इमर्ज होने से पहले अप्लाई किया जाता है, जबकि क्रॉप फील्ड में होती है। सॉइल में अप्लाई किया जाता है ताकि वीड सीडलिंग ग्रो ना कर सके, जैसे पेंडिमेथिलिन वीट और सोयाबीन फील्ड में प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स के रूप में यूज होता है। एट्राजाइन मेज में प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड के तौर पर यूज होता है वीट कंट्रोल करने के लिए। अब पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड क्रॉप और वीड दोनों के इमर्ज होने के बाद अप्लाई किया जाता है। सेलेक्टिव या नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स यूज हो सकते हैं, जैसे 2,4-D वीट और पेडी में ब्रॉड लीफ वीड्स को कंट्रोल करने के लिए पोस्ट इमर्जेंस अप्लाई होता है। प्रोपेनिल पेडी फील्ड में पोस्ट इमर्जेंस वीट कंट्रोल के लिए यूज होता है। पेरेक्वेट एंड डाइक्वेट रैपिड कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स हैं जो पोस्ट इमर्जेंस में अनवांटेड वीट को कंट्रोल करने के लिए होता है। अब बात करते हैं हर्बिसाइड्स के एप्लीकेशन मेथड्स और इफेक्ट्स को देखते हैं। हर्बिसाइड्स का मेथड ऑफ एप्लीकेशन उनकी एफिशिएंसी और इम्पैक्ट को डिटरमाइन करता है। इनको अप्लाई करने के डिफरेंट तरीके हैं जो वीड टाइप, इन्वायरमेंट और हर्बिसाइड प्रॉपर्टी पर डिपेंड करते हैं। एप्लीकेशन मेथड्स के बेसिस पर हर्बिसाइड्स के टाइप्स को देखते हैं। फॉलिएज एप्लीकेशन डायरेक्टली प्लांट की लीव्स यानी कि फोलिएज पर स्प्रे किया जाता है। ये कॉन्टैक्ट या ट्रांसलोकेटेड यानी कि सिस्टमेटिक हर्बिसाइड्स हो सकते हैं, जैसे 2,4-D सिस्टमेटिक ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड्स है। वीट और पेडी में ब्रॉड लीफ वीड्स के कंट्रोल के लिए यूज होता है। पेरेक्वेट कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स है, नॉन सेलेक्टिव वीड कंट्रोल के लिए अप्लाई होता है, सिर्फ कॉन्टैक्ट वाले पार्ट डिस्ट्रॉय होते हैं। सॉइल एप्लीकेशन सॉइल में अप्लाई किया जाता है ताकि वीड सीड्स और सीडलिंग को जर्मिनेट फेज में ही डिस्ट्रॉय कर दे। ये सेलेक्टिव या नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स हो सकते हैं, जैसे एट्राजाइन मेज और शुगर केन में सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड्स के रूप में यूज होता है वीड्स कंट्रोल करने के लिए। पेंडिमेथिलिन प्री इमर्जेंस सॉइल एप्लीकेशन हर्बिसाइड्स जो वीड्स जर्मिनेट्स रोकता है। अब
एक्वेटिक एप्लीकेशन पानी में उगने वाले वीड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। वाटर सोल्यूबल हर्बिसाइड्स का स्प्रे या डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है, जैसे कॉपर सल्फेट अलगी और एक्वेटिक वीड्स कंट्रोल के लिए यूज होता है। 2,4-D वाटर हाइसिंथ और अदर फ्लोटिंग वीड्स के कंट्रोल के लिए यूज होता है। अब सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक इफेक्ट को देखते हैं। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जब दो हर्बिसाइड्स का कॉम्बिनेशन एक दूसरे की इफेक्टिवनेस बढ़ाता है तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। इस कॉम्बिनेशन से वीड्स का रेजिस्टेंस डेवलप होने का चांसेस कम हो जाता है। जैसे एट्राजाइन प्लस 2,4-D लो कंसंट्रेशन में डालते हैं तो जैसे मेज और शुगरकेन फील्ड में ब्रॉड लीफ और ग्रासी वीड को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। एट्राजाइन प्लस एलेक्लोर मेज में कॉमनली यूज होने वाले कॉम्बिनेशन है जो इफेक्टिव वीड कंट्रोल देता है। पैराक्वेट इन लो कंसंट्रेशन और पेंटाक्लोर ग्रासी और ब्रॉड लीफ वीड्स दोनों को इफेक्टिव कंट्रोल करते हैं। अब एंटागोनिस्टिक इफेक्ट जब दो हर्बिसाइड्स का कॉम्बिनेशन एक दूसरे की इफेक्टिवनेस को रिड्यूस करता है तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है। यूजुअली कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमेटिक हर्बिसाइड्स कॉम्बिनेशन एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दिखाता है, जैसे डेलापोन प्लस एट्राजाइन वीट कंट्रोल इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है। इससे TCA प्लस 2,4-D इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। TCA प्लस MCPA वीट कंट्रोल का इम्पैक्ट कम हो जाता है। अब इम्पॉर्टेंट हर्बिसाइड्स और उसके फुल फॉर्म्स को देख लेते हैं। 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड ब्रॉड लीफ वीड के कंट्रोल के लिए यूज होता है। ये 2,4-DB 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी ब्यूटारिक एसिड लेग्यूमिनस क्रॉप में सेलेक्टिव वीड्स कंट्रोल के लिए यूज होता है। ये 2,4,5-D 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड ब्रॉड लीफ वीड को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, लेकिन इन्वायरमेंटल कंसर्न के वजह से लिमिटेड यूज है। ये TCA ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स है जो ग्रासी और ब्रॉड लीफ वीड को कंट्रोल करता है। प्रोपेनिल 3,4-डाइक्लोरो प्रोपियोनेलाइड पैडी फील्ड में पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स के रूप में यूज होता है। MCPA 2,मिथाइल-4-क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड ब्रॉड लीफ वीड को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। MCPB 2,मिथाइल-4-क्लोरोफिनॉक्सी ब्यूटारिक एसिड सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स जो लेग्यूम्स क्रॉप में यूज होता है। डालापोन 2,2-डाइक्लोरोप्रोपियोनिक एसिड सोडियम साल्ट पेरिनियल ग्रासेस और वीट के कंट्रोल के लिए यूज होता है। IPC प्रोपम आइसोप्रोपाइल एंड फिनाइल कार्बेमेट वीड जर्मिनेशन रोकने के लिए प्री इमरजेंस हर्बिसाइड के रूप में यूज होता है। अब बात करते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस जबलपुर 1988 वीड साइंस के लिए इंडिया का पहला रिसर्च सेंटर जबलपुर में 1988 में इस्टेब्लिश हुआ। इसके पहले डायरेक्टर्स थे डॉक्टर विष्णु मोहन भान। इसका ऑब्जेक्टिव था वीड कंट्रोल के नए मेथड डेवलप करना और हर्बिसाइड रेजिस्टेंस पर रिसर्च करना। अब इसे डायरेक्टोरेट्स ऑफ वीड रिसर्च के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हर्बिसाइड्स टर्मिनोलॉजीज एंड कैलकुलेशन को देखते हैं। हर्बिसाइड्स के इफेक्टिवनेस और प्रॉपर एप्लीकेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और कैलकुलेशन का समझना जरूरी है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट, एसिड इक्विवेलेंट और हर्बिसाइड डोज कैलकुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए समझते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट AI किसी कमर्शियल हर्बिसाइड प्रोडक्ट में जो केमिकल कंपाउंड डायरेक्टली वीड को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं उसे एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं, यानी कि AI। ये % बाय वेट या % बाय वॉल्यूम में एक्सप्रेस होता है। जैसे ग्लाइफोसेट वीट कंट्रोल के लिए इसकी कंसंट्रेशन कमर्शियल प्रोडक्ट में 41% या 54% होती है। 2,4-D ब्रॉड लीफ वीट को कंट्रोल करने वाले प्रोडक्ट में 48% A.I होता है, यानी कि एक्टिव इंग्रेडिएंट। रिकमेंडेड डोज फार्मूला को देख लेते हैं।
कॉमर्शियल प्रोडक्ट की रिक्वायर्ड क्वांटिटी इक्वल टू रिकमेंडेड डोज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट बाय एक्टिव इंग्रेडिएंट का परसेंटेज इन प्रोडक्ट। जैसे अगर 1 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टर का रिकमेंडेशंस है और हर्बिसाइड में 50% एक्टिव इंग्रेडिएंट अवेलेबल है तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगा 1/0.5 इक्वल टू 2 kg पर हेक्टर। अब एक्टिव इक्विवेलेंट AE, कुछ हर्बिसाइड्स ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जैसे फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, पाइक्लोरेम, क्लोरेमबेन, लेकिन ये साल्ट या ईस्टर के फॉर्म में सप्लाई किया जाता है। एसिड इक्विवेलेंट का मतलब है किसी फॉर्मूलेशन से थियोरेटिकली कितना पेरेंट एसिड मिल सकता है। जैसे 2,4-D के सोडियम साल्ट का एसिड इक्विवेलेंट 92.5% है। मतलब अगर 100 kg सोडियम साल्ट फॉर्म में 2,4-D है तो 92.5 kg उसका एक्चुअल एक्टिव एसिड होगा। इसका फार्मूला है रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ हर्बिसाइड्स इक्वल टू रिक्वायर्ड एक्टिव इक्विवेलेंट अपॉन हर्बिसाइड्स का एक्टिव इक्विवेलेंट। जैसे एक प्रोडक्ट में 80% एक्टिव इक्विवेलेंट है और हमें 2 kg एक्टिव इक्विवेलेंट पर हेक्टर अप्लाई करना है तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगा 2/0.8 इक्वल टू 22.5 kg पर हेक्टर। अब हर्बिसाइड कैलकुलेशन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे 0.5 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टर अप्लाई करना है और एट्राजाइन की फॉर्मूलेशन में 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट अवेलेबल है तो कितना हर्बिसाइड्स लगेगा। तो 80 kg एट्राजिन यानी कि 80 kg एट्राजिन 100 kg फॉर्मूलेशन में होता है तो 0.5 kg एट्राजिन के लिए 100 × 0.5 डिवाइडेड बाय 80 इक्वल टू 0.62 kg पर हेक्टर होगा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट पैरासाइट वीड्स एंड देयर कंट्रोल। ओरोबैंकी, ब्रूम रैप भी कहते हैं इसको। टोटल रूट पैरासाइट है ये। टैबेको, चिल्ली, ब्रिंजल, पोटैटो क्रॉप्स को इफेक्ट करता है। इसके लिए कंट्रोल मेथड्स है जैसे क्रॉप रोटेशन, तंबाकू को एक ही फील्ड में हर 3 साल बाद उगाएं। ट्रैप क्रॉप, चिल्ली को तंबाकू से पहले उगाने से पैरासाइट्स कंट्रोल होता है। सॉइल सोलराइजेशन, हाई टेम्परेचर से पैरासाइट्स के सीड डिस्ट्रॉय होते हैं। अब स्ट्रिगा, विच वीड भी कहते हैं, ये सेमी रूट पैरासाइट टाइप का है। सोरगम, मेज, शुगरकेन, सनफ्लावर को इफेक्ट करता है। इसके कंट्रोल मेथड्स हैं ट्रैप रोटेशन, सनहेम्प या लेग्यूम उगाने से स्ट्रिगा कंट्रोल होता है। रेजिस्टेंट वैरायटी, स्ट्रिगा रेजिस्टेंट मेज और सोरगम वैरायटी का यूज करना चाहिए। हर्बिसाइड्स एप्लीकेशन, 2,4-D या ग्लाइफोसेट का कंट्रोल एप्लीकेशन स्ट्रिगा के इन्फेस्टेशन को कम करता है।